मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ध्रुव ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 लेसन नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा प्यारा सा कोल, दूसरा हमारा प्यारा सा पेट्रोलियम। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोल भी इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला, मैंने पी निकाल दिया, सी निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अगर मैंने आपको दिखा, देखो ओएल है, मतलब ये कुछ मीनिंग नहीं बनाता है, और पेट्रोलियम है, ये भी कोई मीनिंग नहीं बनाता है। तो ये जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो मीनिंग बनाते हैं, मतलब कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लेटर्स। ठीक है, जैसे मैं अपनी नाम की बात करूँ, मेरा नाम है ध्रुविल। ठीक है, तो उससे मतलब देखो, फिर मैं सिर्फ रूविल लिखूँ तो वो कुछ मतलब नहीं बनाते हैं, बट मैं अगर अपना डी लगाऊँ तो उससे ध्रुविल बनता है। ठीक है, आपका नाम भी देखो, और मतलब वाले सारे शब्द ऐसे ही होते हैं, बट इस चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा, ये कुछ अलग ही काम करेगा। ठीक है, तो मैं आगे जाके हमें पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला है। ठीक है, आप भी समझ जाओगे कि ऐसा हमने क्यों बोला है। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और ये जो है इन वन शॉट ये पूरा चैप्टर होगा, ये एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम पूरा चैप्टर इन वन शॉट। ठीक है, पूरा चैप्टर वन शॉट में, ऐसा नहीं 20-30 मिनट का वीडियो होगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे हो भी सकता है क्योंकि चैप्टर इतना छोटा है, ऐसा नहीं होगा कि 10-15 मिनट, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखे। एक वीडियो तो ऐसा जो 13-14-15 मिनट में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा वन शॉट में हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रीड नहीं करूँगा, रीड कुछ करूँगा, बट जो इंपॉर्टेंट होगा वो रीड करूँगा, पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मैं रीड करके नहीं करूँगा, सिर्फ हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बता दूँगा और साथ साथ में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि हम लोग जो होते हैं, ठीक है, वो हम कुछ बेसिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम जो होता है, कुछ बेसिक मटेरियल होते हैं वो नेचर से बने हुए होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स से। ह्यूमन एफर्ट्स मतलब क्या? ह्यूमन बींग्स उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को अपने डेली लाइफ पे जो मटेरियल यूज़ करते हैं, मटेरियल का वो चैप्टर था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उससे यहाँ पे कुछ ले लेना। ठीक है, और डेली लाइफ में आपको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हो और मैन मेड चीज़ें यूज़ करते हो। ठीक है, नेचुरल चीज़ों की बात करें, नेचुरल चीज़ में हम लोग बता सकते हैं, जैसे मैन मेड में हम बता सकते हैं कार का सब करता है, अगर कार नहीं मतलब व्हीकल अब मान सकते हो। ठीक है, नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में आप क्या यूज़ करेंगे? आजकल कुछ भी हम लोग ऐसा नहीं है कि जो हम नेचुरल यूज़ करें, पर एक चीज़ है जिसका नाम है फूड, वाटर, ये एक नेचुरल चीज़ होती है। ठीक है, कोल का यूज़ करते हैं हम फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो हम उससे खाना नहीं बनाते, ना ही उसको हम लोग ट्रेन के इंजन में यूज़ करते हैं, बट हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया विल बी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। ठीक है, 2021 में, मतलब ऐसा न्यूज़ आ रही है कि अभी न्यूज़ आ रहा है कि 2020 मतलब इसी साल कि इंडिया में कोल की कमी हो रही है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब आप हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पावर कट्स और वो सब बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, ऐसे एडवांस युग में है तो भी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोल से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, लाइक मैं पावर प्लांट्स के नाम देता हूँ, टोरेंट है। ठीक है, टोरेंट, तो टोरेंट होता है बहुत बड़ा पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये जो टोरेंट है, तो टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाता है? कोल से बनाता है। उसके बाद हमें लैंड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास करता है। ठीक है, ये चीज़ का किससे बनती है? कोल से बनती है। ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल सारी चीज़ हम नेचर से मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्लास 9 में ऐसा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, पूरा चैप्टर इसी बारे में है। लेसन 14 है क्लास 9 में। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मेरे को थोड़ी जिज्ञासा है कि मैं पढ़ूँ। ठीक है, वैसे क्लास 8 का सिलेबस इतना बड़ा वास्ट है नहीं, बहुत ईजी सिलेबस है, बट ठीक है, या आप देख सकते हो। अब क्लास 8 के स्टूडेंट को हार्ड लगेगा, बट ठीक है, बहुत सारे ईजी सिलेबस है क्लास 8 का। ठीक है, तो क्या एयर, वाटर, सॉइल एग्जॉस्टेड है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि वाटर के बारे में, तो वाटर के बारे में क्लास 7 में हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि वाटर जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है। क्या वो लिमिटेड रिसोर्स है?
तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। और लाइट में अवेबिलिटी की बात करें रिसोर्सेज की, जो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है, बहुत कम हो रहा है। और ये ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक तो है एग्जॉस्टेबल, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल की बात करें तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है, और वो कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं होंगे। अभी एग्जॉस्टेड मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। लाइक हमें सनलाइट, एयर, विंड, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। एग्जॉस्टिबल की बात करें, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये होते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे नेचर में लिमिटेड है और ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जांपल इसकी बात करें तो फॉरेस्ट एक लिमिटेड है, फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ भी लिमिटेड है, ठीक है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल भी एक टाइप ऑफ लिमिटेड है। कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी लिमिटेड है, ठीक है। इसी पे चैप्टर है और इसी पे ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है कोल और पेट्रोलियम में, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। ये पॉपकॉर्न की एक्टिविटी नहीं थी बट तो भी मैंने पॉपकॉर्न लेने को बोला, ठीक है। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो अज्यूम करो कि जो ईटेबल सब्सटेंस है, ठीक है, ईटेबल चीज़ है, कंटेनर में प्रेजेंट है और वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है लाइक पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस है। अभी जो ईच ग्रुप है, मतलब जो भी ग्रुप है, ठीक है, उसकी कंजप्शन पैटर्न अलग है, ठीक है। लाइक अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप वो पैकेट को जल्दी खा जाएगा, दूसरा ग्रुप है वो उस पैकेट को धीरे धीरे खाएगा। तो हम जो लोग हैं ना, हमारा जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप है जो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा है। मतलब हम जो अर्लियर जनरेशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन रहे हैं फॉर यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन्स इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड बाय द अबाउट द अपकमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो क्या किया, जो पहले के जो जनरेशन्स होंगे, ठीक है, तो उन्होंने हमारे लिए बचाया, उन्होंने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए बचाया कि हम इसको यूज़ करेंगे धीरे धीरे तो वो लोग यूज़ कर पाए, हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या अभी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी क्या वो इसको यूज़ कर पाएगी? यही चीज़ हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ पढ़ेंगे लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये किससे बनता है? सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये किससे बनता है? तो ये बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, मतलब प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, कोई चलता फिरता कीड़ा हो गया, ठीक है, चलता फिरता कीड़ा। अभी वो जब मर जाएगा तब इसको कुछ उठाने तो कोई आएगा नहीं उसको, तो और क्या कि सॉइल में डिकम्पोजर्स होते हैं। जैसा हमने लेसन नंबर 2 वाली वीडियो देख लो, ठीक है। लेसन नंबर 2 में हमने इस बारे में बात की थी, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो चीज़ों को डिकम्पोज करें। तो वो जो डेड बॉडी मर जाती है ना, ठीक है, तो उसके बाद ये जो डिकम्पोजर्स होंगे, डिकम्पोजर्स उस बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे और उसको सॉइल बना देंगे। और ये सॉइल बनाएंगे ना, तो उसके बाद जो सॉइल बनेगी वो फर्टाइल होगी। और वो फर्टाइल सॉइल जो होगी ना, देखो ध्यान से देखो, फर्टाइल सॉइल जो होगी ना वो कुछ सालों बाद, मतलब अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, ठीक है। ये दूसरे पार्ट में है बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका। तो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात करें, सबसे पहला कोल आएगा। क्यों कोल आएगा? पहले कोल है इसीलिए कोल आएगा, समझो, ठीक है। कोल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि कोल जो है आपने पढ़ा होगा कोल के बारे में कि कोल जो है वो हार्ड है, स्टोन की तरह हार्ड है और ब्लैक होता है कलर में, काला होता है, ठीक है। अब ये जो कोल है वो एक फ्यूल है जिसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम लोग तो खाना नहीं बनाते ऐसे, ठीक है, हमको पता है। सिटीज़ के लोग खाना ऐसे नहीं बनाते, सिटी वाले लोग, बट जो विलेज में रहते हैं, अभी तो विलेजेस में भी नहीं यूज़ होता है, बट कुछ ऐसे विलेजेस है, एक्सेप्शंस है, जिसमें क्या होता है
कि वहाँ पे कोल्स अभी भी यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे कोल्स अभी भी यूज़ होता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोल जो होते थे वो रेलवे इंजन्स में यूज़ होते थे और वो स्टीम्स बनाने के लिए, ठीक है, जिससे हम इंजन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और हमको थर्मल पावर में भी यूज़ कर, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये आज भी होता है, ठीक है, ये आज भी होता है। बट पहले ये जो चीज़ थी मतलब इंजन वाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा कोल यूज़ होता था और ये चीज़ इसीलिए हमने इसके बाद इसको कोल को हटा दिया और फर्दर वेज हमने निकाले। बट अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, इसको प्रोड्यूस करने के लिए सेम ही चीज़ यूज़ होती है, उसका नाम है कोल, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हो, अब ये जो वीडियो है मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल को आपने कभी चार्ज किया है, अभी जो चार्ज किया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपने ली है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ली आपने? कोल से लिया, कोल से ली ना आपने, थर्मल पावर प्लांट से ली। थर्मल पावर प्लांट्स किससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं? कोल से बनाते हैं। तो ये आपने कोल से लिया, ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओके, अभी स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी है कोल की। अब बूझो नहीं, पहेली है, पहेली ने पहेली पूछी और फिर इतना लंबा चौड़ा आंसर दे दिया, ठीक है, एनसीईआरटी पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा आंसर। अब ये जो आंसर है ना, सच बोलूँ बहुत सिंपल है और ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और कोई स्कूल ऐसे होती है कि वो आपको ये 5 मार्क्स में ही पूछ ले, ठीक है, अगर सिर्फ ये पर्टिकुलर चैप्टर की टेस्ट हो, लाइक ये पर्टिकुलर चैप्टर की टेस्ट हो 25 मार्क्स की, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये 5 मार्क्स में पूछ ले। बट मोस्ट जनरल 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछी जाती है। अगर आपको 3 मार्क्स से पूछी गई तो इलॉन्गेटेड लिखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आपको 5 मार्क्स से पूछी तो आपको पूरी प्रोसेस से लिखनी पड़ेगी, एक ऐसे सेंटेंस, मतलब रट्टा मत मारना, बट आपको सब आना चाहिए, ठीक है। और 2 मार्क्स से पूछा ना तो ऊपर ऊपर से लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो बात की जाए कि पहेली पूछती है पहेली कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि कोल कहाँ से आया। अभी आप बताओ, एनसीईआरटी बताओ कि कैसे आया। तो एनसीईआरटी बोलती है कि 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले, समझो ऐसे पूरे कहानी से जाएंगे। 300 मिलियन साल पहले अर्थ पे घने जंगल हुआ करते थे और लो लाइन वेटलैंड एरियाज भी हुआ करते थे। नेचुरल प्रोसेसेस के कारण लाइक वहाँ पे फ्लड्स आ जाते थे, जो फॉरेस्ट के जो पेड़ होते थे वो टूट के फिर सॉइल में गिरते थे और उसके बाद डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके वो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल के जो पेड़ होते हैं, उसको वो दबा देते थे अपने अंदर, सॉइल के अंदर। और सॉइल जो होती है वो धीरे धीरे अंदर डिपॉजिट करती जाती है और एक दूसरे से कंप्रेस होती है। जब ये पेड़ पहले यहाँ पे था तो धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रेशर बढ़ गया। और जब प्रेशर बढ़ता है तब टेम्परेचर भी बढ़ता है और ये और भी नीचे जाने लगा, लाइक अभी यहाँ पे जा चुका है। तो प्रेशर के कारण और अंडर हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। और एज कोल जो होता है वो मेनली कार्बन का होता है, जो एक स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब डेड वेजिटेशन से बनता है कोल, ठीक है। जो वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो जब मर जाते हैं, जब वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके बाद और डिपॉजिट होते सॉइल जब डिपॉजिट होती जाती है तब प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि कार्बनाइजेशन। पूरी स्टोरी अच्छी लगी, ठीक है। 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ, ब्रीफ आंसर फिर से दे देता हूँ कि 300 साल पहले बहुत सारे घने जंगल थे। जब फ्लड्स आते थे तो ये जो घने जंगल जब गिर जाते थे, जब पेड़ गिर जाते थे, तब वो डिकम्पोज होके मतलब वो सॉइल के अंदर चले जाते थे। अभी सॉइल जब डिपॉजिट होती है, सॉइल एक दूसरे के नए नए लेयर बनाती है, तो जो पुराना लेयर होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे आता है तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो क्या होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं
और इस प्रोसेस बोलते हैं कार्बनाइजेशन। खत्म बात, ठीक है। और ये ऐसे भी बनते हैं जैसे रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोल तभी बन जाता है और इसलिए उसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, बहुत पहले का फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। अभी कोल माइन को यहाँ पे दिखाया गया है, ये कोल माइन है। अभी आपको कोई क्लियर फोटो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, आपकी बुक्स में भी होगी, एक्चुअली में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कोल माइन है, ठीक है। और बात करें कि जब वो गर्म होती है, ठीक है, जब वो हम ऐसे गर्म करते हैं एयर में, कोल जल जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कैसे? कोल में कार्बन होता है, वो जलता है। जलता कैसे? कंबशन होता है ना, कंबशन। आपने नंबर 6 नहीं पढ़ा तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर आप जलाते हो तो वो किससे होगा? ऑक्सीजन आसपास होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बनेगा। अब ये चीज़ आपको बहुत हाई है समझने के लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड, आप इतना ही समझो कि कोल है, कार्बन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो कोल है वो इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट होता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कोक है, कोल तार है, फिर कोल गैस है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कोक की बात करें, मैं वो कोका कोला कोक की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे कोक की बात कर रहा हूँ। कोक जो होते हैं वो टफ होते हैं, ऐसे बहुत टफ होते हैं, पोरस होते हैं, पोरस, और ब्लैक सब्सटेंस होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। और ये प्योरेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट प्योर, प्योरेस्ट बोल सकता है, ऑलमोस्ट प्योर, ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। अभी जो कोक होता है ना, वो मैन्युफैक्चर होता है स्टील के लिए वो यूज़ हुआ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील। और साथ साथ में जो अलग अलग मेटल्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। अभी जाते हैं कोल तार पे। कोल तार ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, मतलब गाढ़ापन से, मतलब गाढ़ा होता है, और उसकी एक अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, मतलब एक बहुत ही गंदी स्मेल होती है। और ये जो मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंसेस, 200 भी ज़्यादा, 200 के जितने सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो कोल तार से ऑब्टेन होते हैं, उसको हम स्टार्टिंग मटेरियल्स की तरह भी यूज़ किए जाता है, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक फाइबर्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ड्रग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव्स के लिए भी यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स के लिए, प्लास्टिक के लिए, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। समझो ज़रा बात को, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली ये नैफ्थेलिन बॉल्स जो होते हैं ना, जो अपने कीड़ों को दूर रखते हैं, ठीक है, ये जो कीड़ों को दूर रखते हैं, दूसरे कीड़ों से दूर रखते हैं, ये भी कोल तार से बनते हैं। ये भी कोल तार से बनते हैं, नैफ्थेलिन बॉल्स भी कोल तार से बनते हैं, जो कीड़ों को दूर रखते हैं, ठीक है। ऐसे मम्मी को बोलना, ठीक है, ऐसे कि नैफ्थेलिन बॉल क्या होता है वो आपको बताएगी। अगर आपको नहीं पता तो बताएगी, अगर आपको पता है तो आप समझ गए होगे अभी तक, ठीक है। अभी बिटुमेन जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो यूज़ होता है कोल तार की जगह, और मेटलिंग, जब ग्रोर की मेटलिंग होती है तब, ठीक है। कोल गैस की बात करें, अभी कोल का गैस भी होता है पूरे के, हाँ होता है। अब कोल गैस जो होता है ना, वो ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस मतलब जो कोल होता है उससे कोक में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ निकलती है ना, उसको कोल गैस बोलते हैं। और ये यूज़ कैसे होता है? यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक होती है, ठीक है, समझा की बात। और एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, डेट्स पूछी जा सकती है कि कोल गैस जो होता है वो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था लंदन में इन 1810, मतलब बहुत पुराना है ये, ठीक है। एंड इन न्यूयॉर्क में ये चीज़ यूज़ हुई थी 1820 में, मतलब आज से कुछ 200 साल पहले, ठीक है, कुछ 200 साल पहले। और अभी तो वो सोर्स ऑफ हीट बन चुकी है, ठीक है, लाइट का सोर्स ऑफ लाइट बन चुकी है कोल गैस, ठीक है, कोल गैस सोर्स ऑफ लाइट बन चुकी है हमारे लिए। पेट्रोलियम पे आ जाता है, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, हमारा जो चैप्टर था उसका नाम था कोल एंड पेट्रोलियम। से कोल खत्म नहीं हो रहा था, पेट्रोलियम भी है, ठीक है, पेट्रोलियम भी है हमारे पास, तो पेट्रोलियम भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और कोल हमने इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, कुछ पेट्रोलियम भी बड़ा टॉपिक है नहीं, नेचुरल गैस भी है, ठीक है। और हमको पता है, ठीक है, पेट्रोलियम पे आ जाता है अभी पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो पता है कि पेट्रोलियम जो होता है वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, लाइक मोटरसाइकिल बाइक पे यूज़ होता है, स्कूटर पे यूज़ होता है, कार पे यूज़ होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स पे, मतलब ट्रक्स ट्रैक्टर्स पे डीजल यूज़ होता है।
अभी पेट्रोल और डीजल दोनों ही पेट्रोलियम से ही मिलके बनते हैं, ठीक है, दोनों ही पेट्रोलियम से मिलके बनते हैं। अभी जो वर्ड है पेट्रोलियम वो पेट्रा और ओलियम से आया है। पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, मतलब रॉक ऑयल, ठीक है। और ये कैसे मिलता है? ये माइन किया जाता है, पेट्रोलियम को माइन किया जाता है। बिटवीन द रॉक्स हमको पेट्रोलियम मिलता है। जो रॉक्स होता है ना, रॉक्स के अंदर से मतलब ऐसा पानी जैसा होता है, जो पानी जैसा होता है ना, पानी जैसे को खोदता है रॉक्स को पूरा फाड़ दिया जाता है, उसके अंदर पानी जैसा मिलता है, पानी जैसा नथिंग बट पेट्रोलियम। और ये अंडर अर्थ होता है, अंडर अर्थ के बहुत अंदर होता है, ठीक है, समझ आ रही बात? लाइक फिगर 5.4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। देखो ये वाटर होता है, ये ऑयल होता है, ये गैस है, ठीक है। अभी यहाँ पे वेल्स है, अब यहाँ पे रिजर्वोयर रॉक्स है। अब ये रिजर्वोयर रॉक्स को जब तोड़ेंगे ना, तो इसके अंदर पेट्रोलियम मिलेगा। इसमें ऑयल भी होता है, गैस भी होता है, वाटर भी होता है, समझ आई बात? ओके। और पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये भी चीज़ एक कहानी से हम लोग डिनोट करेंगे। कहानी है ये कि पेट्रोलियम बनता है जो ऑर्गेनिजम्स जो अंडर द सी लिव करते थे, मतलब जो मछलियाँ थी वो जब मरती थी तब उनकी जो बॉडीज़ होती थी वो सी के अंदर पड़ी रहती थी। अब वो जब सी के अंदर पड़ी रहती थी तब वो कुछ लेयर ऑफ सैंड के कुछ लेयर से कवर हो जाती थी, और बहुत मिलियन साल बाद उसको हवा नहीं मिलती थी। और हवा नहीं मिलती थी वो मतलब वो अंदर ही अंदर, मतलब सैंड के धीरे धीरे नीचे, वैसे ही जैसे कोल बनता था। पहले वो यहाँ थी, फिर वो बॉडी यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। तो टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगेगा कि भैया क्या, अब वो भी सेम ही चीज़ थी, पर वो वेजिटेशंस थे, प्लांट्स थे, ये ऑर्गेनिजम्स है, और ऑर्गेनिजम्स वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, पर ये ऑर्गेनिजम्स है वो भी सी में, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स है वो भी सी है। मतलब पेट्रोलियम्स, हमको पता है पेट्रोलियम जो होता है वो मिलते क्या, अंडर द सी, अंडर द वाटर, ठीक है, अंडर वाटर नहीं बोलेगा, अंडर द सी, अंडर द ओशन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे फिगर 5.4 हमें बताती है कि डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि पूछ सकते हैं आपको, जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जो था वो ड्रिल हुआ था पेंसिल्वेनिया यूएसए में इन 1859, और 8 साल बाद 1867 में ऑयल का जो वेल था वो हुआ मक्कूम इन आसाम में, हमारे भारत में। और ऑयल को हमने आसाम, गुजरात और मुंबई में भी हमें देखा, और ऑयल वहाँ पर अभी भी मिलता है। और रिवर बेसिन्स लाइक गोदावरी और कृष्णा की रिवर बेसिन्स होती है, वहाँ पे भी मिला है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क ऑयली, काला सा, एकदम चिपचिपा सा लिक्विड होता है। उसकी जो ऑर्डर मतलब स्मेल, उसकी स्मेल जो होती है बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, मतलब एकदम गंदी स्मेल होती है। और जो मिक्सचर होता है ना वो बहुत सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट से बना होता है। अभी सच एज पेट्रोलियम है, गैस है, पेट्रोलियम गैस है, फिर पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, एक्सेट्रा चीज़ों से पेट्रोलियम बनता है, ठीक है, पेट्रोल बनता है। और ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने का, कंस्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को सेपरेट करें, पेट्रोल को सेपरेट करें, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। और इसी से पेट्रोलियम रिफाइनरीज यही काम करती है, रिफाइनिंग का। इससे डीजल भी निकालते हैं, इससे पेट्रोल भी निकालते हैं, इससे वैक्स पैराफिन निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंस्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जो पेट्रोलियम गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो होम और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। एलपीजी अभी भी हम घर में यूज़ करते हैं। पेट्रोल की बात करें तो मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल मतलब हवाई जहाज़ पता है ना, एरोप्लेन के लिए भी जो फ्यूल यूज़ होता है
वो भी पेट्रोल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग जब कोई करता है, ठीक है, तो उसका सॉल्वेंट मतलब उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए जो कपड़े होते हैं, कपड़े उसको डालते हैं पेट्रोल में। फिर हमारे यहाँ पे है कैरोसिन में मतलब कैरोसिन को हम स्टोव्स में भी यूज़ करते हैं। लैंप्स में भी कैरोसिन होता है, जेट एयरक्राफ्ट में भी कैरोसिन यूज होता है। डीजल की बात करें तो वो हैवी मोटर व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन से, और पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स कैंडल्स वैसलीन और इससे यूज़ होता है। बिटुमेन की बात करें तो पेंट और रोड सरफेसिंग, मैंने आपको बोला ऑलरेडी, बताया मैंने आपको, बिटुमेन यूज़ होता है उससे, ठीक है। अभी आ जाते हैं सीएनजी पे। सीएनजी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है सीएनजी, बट इसको क्लास 8 में इसको इतना बताइएगा, सीएनजी इतना ही सीएनजी है। वैसे पढ़ने जाओ तो बहुत है सीएनजी, ठीक है, बहुत। वैसे तो कोल एंड पेट्रोलियम में भी बहुत है, बहुत कम पता है, ठीक है। एक लास्ट पेज हमारा बाकी रहा है, ठीक है। और ये वीडियो जो है ये 1 शॉट है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इतना लंबा चैप्टर नहीं है, लंबा खींचने की भी ज़रूरत नहीं है चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो फिर से वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। और मेरे को पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी उसमें, जिसमें आप लोगों को प्रोसेस बतानी होगी, लाइक कार्बोनाइजेशन है और पेट्रोलियम कैसे फाइंड होता है, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ आप रिपीट कर सकते हो फिर से, मतलब आप फिर से वीडियो देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर देखो छोटा है, वीडियो छोटी है, तो फिर आप उसको फिर से भी देखोगे तो आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। अभी देखो, जैसे अभी इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, ठीक है, ये पेट्रोलियम और उसके यूजेस है, ठीक है, टेबल 5.1 में। तो मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, इसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चर ये किस काम में आता है, जो मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जो डिटर्जेंट्स, फाइबर्स और पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइबर्स में आ गया, ठीक है। ये पॉलीथीन और अदर मैनमेड जो प्लास्टिक्स है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होता है नेचुरल गैस से, वो यूज़ होता है फॉर द फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अभी ये जो है ना वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको हमेशा मैम आपकी स्कूल वाली मैडम हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैथ द फॉलोइंग, ऐसे में पूछती रहती है, ठीक है। ये एक कॉमन सा है, ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। लाइक उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ऐसी चीज़ है, ठीक है। नेचुरल गैस की बात करें, अभी नेचुरल गैस जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और ये बहुत इजी होती है टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी होती है। और ये जो नेचुरल गैस होती है, ठीक है, वो स्टोर होती है अंडर वेरी हाई प्रेशर मतलब एकदम कॉम्प्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, तभी ये नेचुरल गैस हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, स्टोर भी कर पाते हैं। और इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है सीएनजी। अभी सीएनजी आपने नाम सुना होगा, रिक्शा के पीछे भी ऐसा लगा होता है सीएनजी, क्यों लगा होता है सीएनजी? तो जो सीएनजी होता है ना वो यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए, और अब तो ये इसीलिए भी यूज़ होता है जिस वजह से आप रिक्शा में उसको देखते हो कि वो व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट भी कर पाता है और ये पॉल्यूशन लेस फैलाता है। अब वैसे पहले की आपने देखे होगी रिक्शा, आपने मम्मी पापा को पूछना कि पहले की जो रिक्शा होती है बहुत ज़्यादा फ्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा गैस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाहर निकालती है। बट अभी की जो रिक्शाज होती है जो सीएनजी यूज़ करती है, वो बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्लीनर फ्यूल है, ये क्लीन फ्यूल है, ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, ठीक है, तो ये क्लीन फ्यूल है, इतना पॉल्यूटिंग नहीं है, ठीक है, तो ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है सीएनजी का, जब हम उसको डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, क्योंकि सीएनजी को हम डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, वुड से अगर हम फ्यूल बनाए तो उसको हम डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, सीएनजी को हम डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डायरेक्ट बंद, मतलब आपको घर पे सीएनजी को बंद करना है कर दो, आप फैक्ट्रीज को करना है कर दो, ठीक है, बट एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में करना है तो भी कर दो, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम सप्लाई करते हैं थ्रू पाइप्स, ठीक है, तो नेटवर्क जो होता है पाइपलाइंस का वो वडोदरा में
और गुजरात का वडोदरा, मतलब गुजरात में वडोदरा एक सिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे वो पाइपलाइंस एग्जिस्ट करती है और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग जगह पे होती है। और नेचुरल गैस जो होती है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये जो नेचुरल गैस होती है यहीं से शुरुआत होती है कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने की, ठीक है। इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें नेचुरल गैस को हम रिजर्व करते हैं, ठीक है। इन अवर इंडिया के नेचुरल गैस जो होती है वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाई जाती है। डेल्टा में क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्या करती है कि वहाँ पे एक फर्टाइल होता है, ठीक है, वो बहुत फर्टाइल होती है। तो बाद में आपको बताइए कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे वाटर का भी जो मतलब अंडर वाटर भी जो सॉइल होगी वो भी फर्टाइल होगी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। ओके, तो आ जाते हैं इस पूरे चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जो है हमारा सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि जो चैप्टर में कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स होते हैं। अभी हमको ये चीज़ पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल है, और हमको ये भी पता है कि ये बनने में जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वो कन्वर्ट करने में, फ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और हमारे जो नॉन रिजर्व्स है, मतलब हम जहाँ पे ये स्टोर किया जाता है वो कुछ ही 100 सालों में होंगे, ठीक है, कुछ 100 सालों में फिर वो ख़त्म होने वाला। क्यों ख़त्म होंगे? क्योंकि हम उसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बर्निंग, जो फ्यूल की जो बर्निंग है, ठीक है, फ्यूल की जो बर्निंग है ये बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी फैलाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये एयर पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डिजास्टर्स भी होंगे, ठीक है, डिजास्टर्स भी होंगे। और इसीलिए ये नेसेसरी है कि हम जो फ्यूल्स है वो इतनी अमाउंट में यूज़ करें जितना हमको यूज़ करना चाहिए। और यही चीज़ जो है वो एक बेटर एनवायरनमेंट हमको दे सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को एक बहुत बड़ा रिस्क से एक छोटा रिस्क बना सकती है। और ये जो है अगर ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा, ये अवेलेबिलिटी उसकी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये रही, तो शायद से हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी इसको यूज़ कर पाएगी। हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, PCRA। यह हमको बताती है कि आपको ड्राइविंग के वक्त पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करना चाहिए। तो ये चीज़ जो होता यह आपको डैड और मॉम दोनों को बतानी है, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए। और जब आप 18 ईयर्स से ऊपर हो जाओ, तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है। सबसे पहली कि आपको एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ड्राइव करना है, मॉडरेट स्पीड से, बहुत फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं, ठीक है। और आपको ये मतलब हो सके तो ही करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्लो ड्राइव करने में भी मतलब ट्रैफिक होता है तो स्लो ड्राइव भी करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने इंजन को ऑफ करिए जब आप ट्रैफिक में रुके हो तो, ठीक है, ट्रैफिक लाइट जब ऑन हो तो, ठीक है। तो आप अपने इंजन को ऑफ कर दीजिए जब आपको वेट करनी हो, ठीक है, किसी चीज़ की वेट करनी हो, किसी आदमी की वेट करनी हो, तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो टायर का जो प्रेशर है वो बराबर है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है तो आपका पेट्रोल जाएगा ज़्यादा, आप एक्सेलरेटर ज़्यादा आप प्रेस कर रहे होंगे, पर आपकी जो स्पीड होगी वो नहीं चली होगी। मतलब क्या होगा कि पेट्रोल यूज़ होगा बट इतना एफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पीड वो नहीं देगा, ठीक है। और आप एक और चीज़ इंश्योर करना कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल में, क्योंकि क्या होता है कि कई बार व्हीकल में कई चीज़ें क्या करती है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल खा जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होता है उसमें, तो रेगुलर मेंटेनेंस उसमें करना, क्योंकि इंजन में कई बार ऐसा होता है, तो रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए व्हीकल में, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम ख़त्म होता है, पूरा चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर करेंगे। तो ये चैप्टर एक बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत स्मॉल चैप्टर। ठीक है, आई कैन से बहुत छोटा चैप्टर। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 35 से 40 मिनट्स लगेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लो, फिर से देख लो, तब आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार क्लैरिटी आएगी। ठीक है, और बहुत सही लगेगा आप फिर से देखोगे तो। ओके, और मेरे को पता भी है कि आप लोगों को प्रॉब्लम वो कार्बनाइजेशन प्रोसेस में होगी, और साथ साथ में आपको प्रॉब्लम होगी वो पेट्रोलियम के प्रोसेस में, क्योंकि मैं भी जब 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरे को भी उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं लेसन 6 में, कंबशन एंड फ्लेम। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।